तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज का ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल करने वाले हैं। फॉर्म फिल करने का जो डेट स्टार्ट 23 जनवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट होगा कब, 22 फरवरी को। ठीक है, तो आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, आप अगर नोटिफिकेशन का जो पूरा लाइन पर होगे तो उसमें दिया हुआ है कुछ कुछ बात जो कि आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, साथ में मैट्रिकुलेशन के बारे में, उसके बाद ओबीसी, एनसीएल और एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब के बारे में बहुत ध्यान करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग आपको बताएंगे। साथ में आपको कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो शॉर्ट में आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह ग्रुप डी के रिगार्डिंग आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, किस तरह से सिलेक्शन लेना चाहिए, कौन से पोस्ट पे कैसे हो, क्या क्या काम होता है। साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब आपको बताएंगे, कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म फिल करेंगे वो ग्रुप डी को एज ए ग्रुप डी समझ के मत करना, क्योंकि इस वाले पोस्ट पे कुछ पोस्ट बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको इतना ओटी मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा कि लगभग आप 2800 ग्रेड पे की नौकरी वाले को मतलब 40-42 हज़ार पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी 45 भी मिल जाता है। ठीक है, ओटी वाले, क्योंकि उस वाले में कुछ रिस्क अलाउंसेस 5-6 हज़ार रुपये इस तरह से मिलता है। और अभी जो 8th पे कमीशन आने वाला है उसमें ग्रुप डी का सैलरी लगभग 45 एबव हो जाएगा, 45 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि अभी नॉर्मली कहीं भी आप कुछ काम करने जाओगे तो 45,000 कमाना उतना भी आसान नहीं है जितना आपके दिमाग में चलेगा कि 45 उतना भी बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ हम बताने की कोशिश करें। सबसे पहले तो देखो, आपका जो भी एज का क्राइटेरिया है, जैसे 18 साल से 36 साल तक आपका होना चाहिए। ठीक है, और ये जो एज का क्राइटेरिया है ये आपका पूरा होना चाहिए, मतलब जैसे 18 साल पूरा होना चाहिए 1/1/2025 को। ऐसा मत समझना कि फॉर्म फिल करने के डेट में हमारा एज कंप्लीट होना चाहिए, नहीं। 1/1/2025 साफ 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 ये लिखा है एज के बारे में, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025। उसके बाद देखो, ऐसे तो नॉर्मली 18 से 33 साल है, और कोविड की वजह से 3 साल एक्सीड किया, 18 से 36 किया, और बाकी बात अलग अलग ओबीसी, एससी एसटी को, जैसे ओबीसी को 3 साल और मिलता है और एससी एसटी को 2 साल और एक्स्ट्रा, मतलब एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। फॉर्म फिल करोगे जो 500 रुपया मिलेगा उसमें आपको रिटर्न में हो जाएगा लगभग 400 रुपया। तो इसलिए जो भी पेमेंट करना, उसमें जो भी बैंक यूज़ करना वो खुद का यूज़ करना, नहीं तो जो साइबर कैफे वाले हैं उसको सारा फायदा हो जाएगा। दूसरी बात है कि साफ इंस्ट्रक्शन है कि एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म फिल होगा, एक मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो खुद का रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि नेक्स्ट सारा इंस्ट्रक्शन आपको, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ये सब आपको आपकी ईमेल आईडी पे ही आएगा। बहुत सारा नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आएगा। तो आपको खुद का ईमेल आईडी जरूर बना लेना और मोबाइल नंबर रखना। इसमें ये मोबाइल नंबर के बारे में ये भी बोला गया कि अगर मोबाइल नंबर खो जाता है तो बाद में आपको रिप्लेस, मतलब इस दौरान, नौकरी में नहीं, इस दौरान आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कम से कम, देखो मोबाइल नंबर तो खो जाएगा लेकिन ईमेल आईडी तो कभी खोएगा नहीं, इसलिए ईमेल आईडी जरूर बना के रखना। अब बात करते हैं एससी ओबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट जो बना के लेके जाते हैं वो करते क्या, स्टेट लेवल का लेके चले जाते हैं। जैसे हम जिस पोस्ट पे हैं अभी, उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे लोग क्या हुआ कि ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का लेके चले आए, फिर उनको बहुत दिक्कत हुआ, फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओबीसी सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए लिखा हुआ, साथ में एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी, और एससी एसटी टी का भी उसी तरह से, उसमें तो नॉन क्रिमिनल रहता नहीं, सिर्फ एससी एसटी रहता है। दूसरा चीज़ है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है 23-24 का, 2023-24, क्योंकि एग्जाम जो है आपका जो फॉर्म फिल हो रहा है वो फरवरी में हो रहा है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, इसलिए इस चीज़ को एकदम ध्यान करके रखना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब एक जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि डॉक्यूमेंट में किस डॉक्यूमेंट का नाम, फादर नेम और एज लेना चाहिए। साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपको 10th का एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या 10th का मैट्रिकुलेशन में जो आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, वही सेम नाम आपका उसमें होना चाहिए। साथ में जो एज है, अगर एज में गलती एक बार कर दोगे फिर आपको रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। नाम में स्पेलिंग ये वो मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट से काम चल जाएगा, लेकिन एज में अगर दिक्कत हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, तो एज को ध्यान से, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आईटीआई किया है, तो ये नहीं कि आईटीआई में जो है वो नहीं, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है उसके अकॉर्डिंग ही नाम, 10th, फादर नेम, ये सब डालना है। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान करके चलना है। ओके, अब आपको बताते हैं
देखो इस चीज़ में बहुत लोग गलती करता है, नाम फादर नेम में स्पेलिंग मिस्पेलिंग। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मत डालना नाम, ठीक है? जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में, बाद में आधार कार्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत होगा। ऐसा मत समझना कि और सारे एग्ज़ाम में सेम है। इस एग्ज़ाम में सिर्फ़ आपका 10th का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। आप ग्रेजुएशन पास हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। 10th में जो है वही डालना, 10th के सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा, नेक्स्ट क्या सर्टिफिकेट है उससे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है? आधार और पैन तो आपको ठीक करवाना ही पड़ेगा बाद में अगर इससे कुछ अलग हो तो। ये बात हो गया। अब बात करते हैं आपको कि फॉर्म कब फिल करना चाहिए। देखो फॉर्म तो आपको जो स्टार्टिंग डेट है उससे 5-6 दिन बाद से फॉर्म फिल करना चाहिए और क्लोजिंग डेट से 5-6 दिन पहले फॉर्म फिल कर देना चाहिए, ठीक है? अब बात है कि आपको कौन सा ज़ोन देखो अपने अकॉर्डिंग फिल करना जो आपसे नज़दीक हो, ऐसा नहीं। अगर हाँ, आप अगर एकदम दूर जाना चाहते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप जो भी कैंडिडेट हो, ऐसा जगह फिल करना कि जहाँ पे हो तो आप जा सको। ऐसे नहीं कि साउथ में एकदम फिल कर दिए, वहाँ हो तो फिर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें एक और इंस्ट्रक्शन है, दूर जाने का बात इसलिए नहीं करें क्योंकि साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा 5 साल के पहले आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, 5 साल या 10 साल ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में जो जितना आपको कोशिश कर सकते हैं बता सकते हैं। हाँ, एक मेडिकल, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको आई प्रॉब्लम होगा, कलर विज़न होगा या बाइनोकुलर आई का जो एक प्रॉब्लम होता है वो सब होगा, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर दिया हुआ है कि फिटमेंट फैक्टर मतलब हम ऐसे फैक्टर का यूज़ करें फिट होने का मतलब कि जैसे ग्रुप है और सारे पोस्ट के लिए अलग-अलग ग्रुप चूज़ किया हुआ है, ठीक है? जैसे कुछ पोस्ट में कहीं-कहीं कलर विज़न आपको यूज़ होता है, तो इसलिए उस पोस्ट को देख लेना जहाँ पे कलर विज़न का यूज़ होता है। जैसे जिसमें भी C1 और C2 टाइप का पोस्ट होगा, उसमें कलर विज़न से कोई दिक्कत नहीं है। और B2, C1, C2 टाइप का जो भी पोस्ट होगा जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2, C1, C2 दिया रहेगा, उसमें आपको मेडिकल में आई साइट में कितना भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उससे होता है उसको दिक्कत नहीं है, कलर विज़न भी है तो उससे उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, एक चीज़ इसमें क्या क्या बोला गया है कि जो भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, मतलब A2 जो भी पोस्ट के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड किया जाएगा, उसमें एकदम कड़ाई से मेडिकल जाँच होगा, ये इसमें साफ बोल दिया गया है। इसलिए आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान कर लेना कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? कहीं आपको कलर विज़न तो नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनको कलर विज़न है या नहीं, तो वो आप नज़दीकी आपका जो भी गवर्नमेंट अस्पताल है, 50-100 रुपया लेगा, आप जाके वहाँ टेस्ट करवा लेना कि आपको कलर विज़न है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपका सब कुछ सही रहे, लास्ट में जाके कलर विज़न में छाँट दे। कलर विज़न में छँटता ही छँटता है आदमी, क्योंकि ये बीमारी ये ठीक होने वाला चीज़ है नहीं, इसलिए इसको में छाँट देता है। लेकिन कुछ पोस्ट है जिसमें कि कलर विज़न चलेगा, ठीक है? क्योंकि उसमें जो मेडिकल क्राइटेरिया वो B2, C1, C2, B2 वाले में भी कलर विज़न नहीं खोज रहा और C1 वाले में भी कलर विज़न नहीं खोज रहा, C2 वाले में भी नहीं खोज रहा। तो ये सब चीज़ आपको बताना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद उसके बाद बाकी बात अगर आपको SC, ST, OBC और EWS का फॉर्मेट चाहिए, तो आप हमको बता देना। आपको नहीं पता चला है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स, वहाँ पे हम डाल देंगे। वो पीडीएफ निकाल के आप जेरॉक्स निकाल सकते हो या नज़दीकी कोई इंटरनेट ढाबा या इंटरनेट साइबर कैफ़े है, वहाँ से आप निकलवा के उसके अकॉर्डिंग बनवा लेना। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अभी लगभग 1 महीना है, तो 15-20 दिन में ये सारा चीज़ बन जाता है। तो बन जाएगा तो उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग डेट मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या फिर जो भी है, वो क्लोजिंग डेट से पहले आपको पास हो जाना चाहिए और एज लिमिट 1-1-2025 है। जैसे मतलब 21 फरवरी तक का आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हो गया। फॉर्म के रिगार्डिंग भी बोल दिए। देखो ग्रुप डी का जो सैलरी है अच्छा खासा होने वाला है। 8 पे कमीशन में ग्रुप डी का सैलरी एकदम बहुत हाई होगा, लगभग बता रहे हैं 40 से 45 हज़ार से अबव आपका सैलरी हो जाएगा। इसलिए फॉर्म ज़रूर फिल करना और तैयारी करने के लिए जो बुक इसमें मेन इंपॉर्टेंट सिलेबस जो है उसमें 25 साइंस है, 25 मैथ है, 30 रीजनिंग है और 20 ही जीके है। ठीक है? जिसमें कि 10, 7-8 करंट ही रहेगा, यानी कि 12-13 आपको जीके पढ़ने के लिए बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके ही चलना। आपको मेनली पढ़ना क्या है साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये 3 चीज़ अगर ये 3 चीज़ 80 मार्क्स का है, ये 3 चीज़ में आपका कमांड हो जाएगा तो इधर तो आप 20 मार्क्स में आप किसी भी तरह से अच्छा मार्क्स ले ही आओगे करंट पढ़ के, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग होंगे जो क्या करेंगे कि जीके को ही एकदम स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, लगातार पढ़ रहे हैं, जबकि वो मात्र 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 20 मार्क्स में 7 से 8 आपको जीके ही रहेगा, सॉरी करंट ही रहेगा। 7 से 8 मार्क्स का करंट रहेगा, बच गया 12 मार्क्स, 8 मार्क्स का करंट रहा, तो बच गया 12 मार्क्स। 12 मार्क्स में 1-2 चीज़ रहेगा कंप्यूटर, वो भी चलो हटा दो, फिर बच गया 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में आप 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही जानते ही होंगे, जो आपसे वो पूछेगा। तो इसलिए 4-5 क्वेश्चन के लिए इतना नहीं पढ़ लेना है कि आप एकदम परेशान-परेशान हो रहे हो, ठीक है? इसलिए मेरा आपसे यही सजेशन है कि ज़्यादा फोकस साइंस पे करो क्योंकि साइंस ही रिज़ल्ट बनाएगा आपको, ठीक है? हर सेक्शन पे ध्यान दो, एग्ज़ाम जब भी होगा तो जुलाई-अगस्त के बाद ही होने वाला है। अभी आपके पास 6 महीना है, आपके पास 7 महीना है क्योंकि अप्रैल में आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट होगा तो अप्रैल, मई, जून वही चलेगा, फिर उसके जुलाई, अगस्त के बाद ये सारा एग्ज़ाम होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है।
ठीक है। मैथ्स साइंस के लिए स्पेशली बोला है कि साइंस जो भी पूछा जाएगा उसका कोई सिलेबस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछेंगे 10th लेवल का सीबीएसई पैटर्न से। सीबीएसई का जो पैटर्न है सीबी वो नोटिफिकेशन में साफ लिखा है सीबीएसई, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। मैथ भी 10th लेवल करेगा, मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी का ले लेना, आपको स्क्रीन पे लगा देंगे एक सेट पेपर सेट का, वो आप देख लेना। साथ में साइंस भी उसमें रहेगा, किरण प्रकाशन का साइंस आता है इस तरह का, ठीक है। ये बुक ये इसमें जो है रेलवे का कोई भी एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई आरपीएफ ये सब का है, तो इससे आप पढ़ सकते हो, या फिर आपको जहाँ से दिक्कत होगा वहाँ से पढ़ सकते हो। एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है एएलपी का, यानी कि ड्राइवर का आरपीएफ, एसआई का आरपीएफ, कांस्टेबल का भी होगा, और टेक्नीशियन का ये जेई का ये सब का एग्जाम हुआ है रेलवे का, तो उसका क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो उससे भी आप अगर तैयारी करोगे तो आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा ग्रुप डी में। वो क्वेश्चन हमको कहाँ से मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स करके, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो। वहाँ पे हम सारा क्वेश्चन डाले हुए जो भी लेटेस्ट रेलवे का एग्जाम आया है वहाँ पे सारा क्वेश्चन है, और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो मेरे को वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ग्रुप डी के रिगार्डिंग छोटा से छोटा बात आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, ठीक है।